सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही सारा खेल शुरू हुआ, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वहाँ तक तो अभी सेंट्रलाइजेशन, वाइस चांसलर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया है कुछ जगहों पे। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीनिंग कमेटी से निकल कर आ जाता है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल में, वहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ये है। तो वाइस चांसलर चूँकि IQAC की भी चेयरमैन होती हैं और वो एक डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं। वो डायरेक्टर अब उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के चुने हुए और नॉन शॉर्टलिस्टेड और शॉर्टलिस्टेड कमेटी को बिल्कुल दरकिनार करके अपनी मर्जी से कुछ क्राइटेरिया बनाकर जिनको वो अपॉइंट करना चाहते हैं उनको उस नॉन शॉर्टलिस्टेड में से शॉर्टलिस्टेड में डाल देते हैं। ये जो मिनिमम रेगुलेशंस हैं, ऑर्डिनेंस की जो बातें हैं, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की जो बातें हैं, उसको कैसे दरकिनार करके ये सारा कुछ किया जा रहा है। ऑप्शन कमेटी ही रिग्ड होती हैं, क्योंकि आपने जो पूरा डिस्क्रिशन अपने अंडर ले लिया है तो आप रोटेशन बाय सीनियरिटी से चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं करेंगी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का कॉम्पोजिशन आपको देखना पड़ेगा कौन कौन होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। तो आपको वहाँ चेयरपर्सन होंगे, स्कूल के डीन होंगे, तो डीन को आप हैंड पिक करेंगी, जिसको मर्जी उसको डीन बनाएंगी। सबसे पहले तो JNU टीचर्स एसोसिएशन और JNUSU की तरफ से हम सबको आप सबका यहाँ पर हम इस्तकबाल करते हैं। और अपनी बात कहने से पहले हम जिस वजह से यहाँ पे जुटे हैं उसके लिए हम द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और उनके जो रिपोर्टर हैं मिस्टर आलोक राजपूत, उनको अपनी शुक्रगुजार पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पेंसटेकिंग एफ़र्ट लेकर के जो हम पिछले कई सालों से बार बार कह रहे थे उसका उन्होंने एक जीता जागता मतलब एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के थ्रू आप इन चीज़ों को बता सकते हैं, और जिसके लिए हम जो कह रहे थे राजेश जी के बारे में कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म कितनी ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट आई है, जिसको कि रिक्रूटमेंट स्कैम के तरह हम लोग बताया गया है और जिसके लिए रिक्रूटमेंट स्कैम की बात हम आज यहाँ करने आए हैं, उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि JNU एक इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है, और उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसी के तहत ही वाइस चांसलर की जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए आप पाएंगे कि अगर उस फ्रेमवर्क में रह के वाइस चांसलर काम करे तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो फिर आखिर ये स्कैम हुआ कैसे? वो स्कैम तभी हुआ जब उस वाइस चांसलर ने, और इसकी बात हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि उस वाइस चांसलर ने उस स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया था, जो JNU एक्ट है, जो स्टैट्यूट है, उसका बिल्कुल बेधड़क उल्लंघन किया। और वो उस उल्लंघन में इस तरह से किया कि आप रिक्रूटमेंट के साथ साथ रिक्रूटमेंट जिसको कि मतलब टीचिंग, जिससे कि यूनिवर्सिटी की बुनियादी पहचान होती है कि आप एक अच्छे अव्वल किस्म के लोगों को लेकर आएंगे और वहाँ पर टीचिंग और रिसर्च की व्यवस्था करेंगे, उसमें आपने एक ऐसा करप्ट सिस्टम को बिठा दिया कि अब हम आज उसको लेकर के पब्लिक में और एक इस तरह की रिपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ी है कि उसको बताने की ज़रूरत है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि आखिर रिक्रूटमेंट में होता क्या है। और आप जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो फ़िलहाल के जो 7 केसेस की बात जो उसमें किया जा रहा है, उसमें 2-3 तरह के वायलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। बट उस वायलेशन पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर रिक्रूटमेंट को समझने की हमें ज़रूरत क्यों है, कि रिक्रूटमेंट होता कैसे है। क्योंकि ये एक UGC की रेगुलेशंस हैं, उससे गवर्न होता है। जो JNU की ऑर्डिनेंस हैं, जो JNU का एक्ट है, स्टैट्यूट है, उससे गवर्न होता है। सबकी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, डिवीजन ऑफ पावर होता है, वहाँ से गवर्न होता है। बट उसको भंग करके आखिर ये हुआ क्यों है? तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऐसा होता है कि जब आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं, उस एडवर्टीज़मेंट में आपके पास में आप उसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या चाहिए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कैंडिडेट से, वो सारा डिस्क्रिप्शन उसमें एडवर्टीज़मेंट में दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ UGC रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स आर। अब उसमें क्या होता है कि जब एप्लीकेशन आने के बाद एक शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनती है। वो शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बेसिकली सेंटर पर बेस्ड होता है, सेंटर और स्कूल बेस्ड होता है, जिसमें कि वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइज क्राइटेरिया और कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट तय करता है।
वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की अपनी एक गाइडलाइन बनी हुई है कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट में किसकी जिम्मेदारी, किसकी भागीदारी होती है। जब वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपना सिलेक्शन करके, स्क्रीनिंग करके जब वो भेजता है रिक्रूटमेंट सेल को, तो उसके बीच में एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। और हमारे बीच में प्रोफेसर डी.के. लोबियाल भी हैं, जो पहले इस रिजीम से पहले इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उस पर कोई सवाल हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बट उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई काम किया है तो उसमें हम कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं कोई छूट तो नहीं गया, उसके ऊपर वो थोड़ा देख सकते हैं। और उन्हें लगे अगर कोई गलती हुई है तो वापस वो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजते हैं कि आप देखिए ये हमें लग रहा है कि शायद गलती हुई है, आप इस पर क्या जस्टिफिकेशन है। फिर वो स्क्रीनिंग कमेटी अगर एक्सेप्ट करती है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही सारा खेल शुरू हुआ, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वहाँ तक तो अभी सेंट्रलाइजेशन, वाइस चांसलर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया है कुछ जगहों पे। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीनिंग कमेटी से निकल कर आ जाता है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल में, वहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ये है। तो वाइस चांसलर चूँकि IQAC की भी चेयरमैन होती हैं और वो एक डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं। वो डायरेक्टर अब उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के चुने हुए और शॉर्टलिस्ट, नॉन शॉर्टलिस्टेड और शॉर्टलिस्टेड कमेटी को बिल्कुल दरकिनार करके अपनी मर्जी से कुछ क्राइटेरिया बनाकर जिनको वो अपॉइंट करना चाहते हैं उनको उस नॉन शॉर्टलिस्टेड में से शॉर्टलिस्टेड में डाल देते हैं और वहाँ से खेल शुरू हो जाता है। फिर वो एक छोटी सी प्रक्रिया करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम उस कैंडिडेट से कुछ रिप्रेजेंटेशन मांग लेते हैं। और वो रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा होता है कि आप जो रिप्रेजेंटेशन उनसे चाहते हैं वही चीज़ आप उनको बता देते हैं कि आप ये रिप्रेजेंट दे दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन भी आता है किसी का तो वो बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी के पास वापस जानी चाहिए और वहाँ से वो डिसाइड होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं। लेकिन वाइस चांसलर ने उस पूरी पावर को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लिया और IQAC डायरेक्टर को यूज़ करते हुए उन्होंने जिसकी मर्जी से, अगर आप 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आप 17 बना दीजिए, क्योंकि आपके उनमें 17 में जो 14 कैंडिडेट बढ़े हैं उसमें से आपको किसी को सिलेक्ट करना है। या आप चाहें तो सिर्फ उस कैंडिडेट को स्क्रीनिंग में आप डाल दीजिए जिसको आप चाहते हैं। तो आपके पास जो ये 7 रिपोर्ट आई हैं उसमें आपको दोनों तरह की चीज़ें मिलेंगी। कहीं पर तो सिर्फ वो कैंडिडेट ऐड किया गया है जहाँ पर कि जिसको कि सिलेक्ट करना है, और कहीं पर ज़्यादा कैंडिडेट ऐड किए गए हैं ये दिखाने के लिए देखो हमने औरों को भी ऐड किया है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं एडेड कैंडिडेट्स में से हुआ है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस करप्शन का पूरा रूट कैसे है। वो आपको बताएगा कि कैसे लॉलेसनेस है इन टर्म्स ऑफ हाउ यूजीसी के जो मिनिमम रेगुलेशंस हैं, ऑर्डिनेंस की जो बातें हैं, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की जो बातें हैं, उसको कैसे दरकिनार करके ये सारा कुछ किया जा रहा है। और उसके अलावा आप उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे फॉलो किया जाता है तो आप पाएंगे कि उसकी कोई यूनिवर्सल यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं है। आप वाइस चांसलर जो बोलती हैं, कहती हैं कि रूल वही है। हमने उनको कई बार अपनी मीटिंग्स में कन्फ्रंट किया कि आप जो बोलती हैं रूल वो नहीं है, रूल वो है जो JNU एक्ट में लिखा है, JNU ऑर्डिनेंस में लिखा है, UGC के रेगुलेशन में लिखा है। पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा डिस्क्रिशन है। और ये डिस्क्रिशन का शब्द यूज़ करके वो सारा ये काम करती रही हैं। उसमें चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो, चाहे वो किसी को बनाने की बात हो। और दूसरा अभी जो अभी इसमें उजागर नहीं हो पाया है वो तो ये है कि जहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ही रिग्ड होती हैं, क्योंकि आपने जो पूरा डिस्क्रिशन अपने अंडर ले लिया है तो आप रोटेशन बाय सीनियरिटी से चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं करेंगी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का कॉम्पोजिशन आपको देखना पड़ेगा कौन कौन होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। तो आपको वहाँ चेयरपर्सन होंगे, स्कूल के डीन होंगे, तो डीन को आप हैंड पिक करेंगी, जिसको मर्जी उसको डीन बनाएंगी। आप चेयरपर्सन को हैंड पिक करेंगी, सीनियरिटी से आप नहीं बनाएंगी। तो आपने 2 लोगों को तो पहले ही फिक्स कर लिया। फिर बती बात एक्सपर्ट्स की, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट सेंटर के थ्रू दिया जाता है। उस सेंटर के एक्सपर्ट में 40 से 45 नाम, कभी कभी ज़्यादा भी नाम होते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, आप उस पैटर्न को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वो बार बार हर तरह के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी। सब्जेक्ट कोई भी हो, एक्सपर्टीज़ कुछ भी हो, वो उन्हीं को बुलाएंगी और उन्हीं को बुला करके उनसे वो करवाएंगी जिनको उनको सेलेक्ट करना है। तो आपने देख लिया, एक्सपर्ट उनके अपने हो गए। वाइस चांसलर खुद सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन हैं, तो वो भी चेयरपर्सन है, वो भी खुद हैं। और उसके बाद जो सेंटर चेयरपर्सन हैं और डीन हैं वो उनके लोग हो गए। तो कहाँ बात बची। और उसमें अगर कभी शायद कोई अगर एक्सपर्ट ने कभी कोई डिसेंट देने की कोशिश की कि नहीं ये कैंडिडेट ये अच्छा नहीं है,
तो उसको मैडम कह देती हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, अगर आप डिसेंट भी दे देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो इन्हीं को अपॉइंट करना है। इसकी भी एक केस जब वो शुरुआत में आई थी वो हुआ था। और उसके बाद से अगर किसी एक्सपर्ट ने ये कह दिया कि हम डिसेंट देते हैं या हमें ये पसंद नहीं है, तो फिर दोबारा कभी उसको वो किसी दूसरे सिलेक्शन कमेटी के लिए नहीं बुलाएंगी। उसके भी एविडेंस है हमारे पास, जो एक्सपर्ट्स ने खुद ही कहा है। तो अभी जो ये सिस्टम है आप देख रहे हैं, उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की बात लेकर के उन्होंने पूरे एक स्ट्रक्चर को, जो यूनिवर्सिटी जानी जाती थी अपने एक एकेडमिक टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आप आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कई बार तो पर्सनल, क्योंकि जो सवाल ये बनता है कि अगर वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंट होने के लिए तो आखिर आपने उसको अपॉइंट किया कैसे। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और भी छिपा है, जिसकी एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन आशंका बहुत जाहिर की जा रही है कि आखिर ये नॉन एलिजिबल की अपॉइंटमेंट उन्होंने क्यों किए। एलिजिबल कैंडिडेट्स भी हो सकते थे, उनको क्यों नहीं अपॉइंट किया, नॉन एलिजिबल को अपॉइंट क्यों किया। तो ये बड़ा सवाल है, और उसी सवाल को समझने के लिए, जानने के लिए हमने चाहा कि हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया है कि जैसे कि वाइस चांसलर, आपको याद होगा कि पिछले 1 साल में हमने 4 लेटर्स लिखे हैं विजिटर को। पहले 3 साढ़े 3 साल तक तो हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि वाइस चांसलर करती क्या है। उसके बाद जब हमें लगा कि वो अब बिल्कुल हमारी बात सुनने को रेडी नहीं है, फिर हमने विजिटर को लिखना शुरू किया और विजिटर से कहा कि आपके अंदर जो वेस्टेड पावर है आप उसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और आप इनको सैक करें, आप इनको रिमूव करें। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक पब्लिक इंक्वायरी की हमने, आपको यहाँ सिटीजन्स के पास, जनता के पास आने से पहले हमने एक पब्लिक इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी में हमने सारी बातें बताने की कोशिश की कि ये कैसे हो रहा है। वो इंक्वायरी ने भी यही बताया कि शी इज़ नॉट एबल टू रूल, शी इज़ नॉट एबल टू, शी शुड नॉट बी इन दैट पोजीशन, शी शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। तो अब हमारी ये डिमांड है, जब हम इस एक्सपोजे को बता रहे हैं तो वही लोग वहाँ बैठे हैं, वही लोग डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, तो वो तो जो भी एक्सपोजे हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स को हेरफेर करने के लिए उसको तुरंत तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये डिमांड है, और इसलिए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रिक्वेस्ट किया है, जनता के पास गए हैं, जर्नलिस्ट को बुलाया है, एकेडमिशियंस को बुलाया है कि हम सब ये डिमांड करें कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ द वाइस चांसलर और इमीडिएट स्टेपिंग डाउन ऑफ द IQAC चेयर डायरेक्टर, और उसके ऊपर जो रिकॉर्ड है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए कि उसमें वो कुछ फेरबदल ना करें, उसके लिए हमें एक सशक्त प्रयास की ज़रूरत है। इसके लिए एक विजिलेंस इंक्वायरी की डिमांड करने की ज़रूरत है। वो विजिलेंस इंक्वायरी ये तय करे टाइम बाउंड मैनर में कि कैसे क्या हुआ है और उन चीज़ों को उजागर करे, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए किसी स्टिंग ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एविडेंस है अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर कोई इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, विजिलेंस इंक्वायरी हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, विजिटोरियल इंक्वायरी हो, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये पूरा करप्शन रिक्रूटमेंट में, पूरा करप्शन केवल टीचिंग में ही नहीं, नॉन टीचिंग में, उसकी बात मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि नॉन टीचिंग में कैसा है, उसको लेकर के हम लोग सब आपके पास आए हैं। और ये उम्मीद है कि हम ये डेलीगेशन, ये अपना चार्टर ऑफ डिमांड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को देंगे, और वहाँ से ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठेगा और मिनिस्टर और विजिटर्स तक ये बात हमारी तरफ से पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।